प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 2 साए। इस कहानी के रचनाकार हैं भावों की मधुर अभिव्यक्ति देने वाले श्री हिमांशु जोशी। इस कहानी में उन्होंने मित्रता की एक अद्भुत परिभाषा प्रकट करी है। त्याग के आनंद का और दूसरों पर उपकार करने का जो रूप उन्होंने इसमें दिखाया है, आइए उसे जानते हैं। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की है जो अफ्रीका में जाकर व्यापार करता है और फिर अचानक वहाँ से उसके द्वारा भेजे जाने वाले पत्र एवं रुपए आना बंद हो जाते हैं। इस कारण यहाँ उसकी पत्नी और बच्चों पर संकट छा जाता है। वे बहुत सारे पत्र भेजते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। फिर अचानक नैरोबी के एक अस्पताल से एक पत्र आता है जो बड़ा ही मार्मिक और दुखद होता है, जिसमें उस व्यक्ति के बीमार होने और मृत्यु के निकट पहुंचने की खबर होती है। इस कारण यह पत्र अजीब भी कहा गया है। यह पत्र मिलने पर अज्जू का पूरा परिवार टूट जाता है। माँ रोने लगती है और क्योंकि बच्चे बड़े छोटे से होते हैं, वे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। इसके कुछ समय पश्चात पुनः पत्र डाले जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। करीब 6 महीने बाद फिर एक पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ यानी कि अफ्रीका में रंग भेद नीति, जिसे हम कलर डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, उसके कारण उसे अस्पताल में जगह नहीं मिली और उसको जो रोग था वो बेकाबू हो गया, रोग बढ़ गया। मगर अब अस्पताल में जगह भी मिल गई है और धीरे धीरे स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। इसके कुछ समय बाद फिर एक पत्र आता है और उसमें उसके स्वास्थ्य की खबर आती है तथा इस पत्र के साथ कुछ रुपए भी आ जाते हैं। इस रुपए के आने से घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और माँ, जो स्वयं टूट चुकी थी, रोगी थी, बीमार थी, वह भी अपना इलाज कराकर ठीक होने लगती है। अपनी माँ को खुश देख बच्चों के मुरझाए चेहरे भी खुश हो उठते हैं, वे भी चमकने लग जाते। इस प्रकार पत्रों के आने और पत्रों के साथ धन राशि आने से डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। यानी घर की स्थिति संभलने लगी, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और अपने पिता को स्वस्थ जानकर यहाँ बच्चे भी बड़े मन लगा करके पढ़ाई करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे काफ़ी समय निकल जाता है। पत्रों से दोनों का भावों का आदान प्रदान होता रहता है। यहाँ से जाने वाले पत्र में लिखा होता है कि अज्जू अपने पिता की तरह अफ्रीका जाना चाहता है, वह इंजीनियर बनेगा। इस समय 6ठी कक्षा में वह प्रथम आया है, उसे वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सब बातें लिखी होती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि अज्जू की बड़ी बहन अब 18 वर्ष पार कर रही है, उसका विवाह भी करना है। तो वापस जवाब आता है कि वे उसके लिए योग्य वर वहीं दिल्ली में, भारत में ही खोजें। अफ्रीका में अच्छी बात नहीं है, दहेज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ ही समय में तनु के लिए अच्छा वर भी मिल जाता है, क्योंकि लड़के वाले सोचते हैं कि तनु का पिता अफ्रीका में बहुत सोना बटोर रहा है, यानी खूब धन कमा रहा है।
इस प्रकार तनु का विवाह निश्चित हो जाता है। शादी के समय भी पिता बहुत चाहते हुए भी नहीं आ पाता। वह पत्र लिख कर के भेजता है कि वह नहीं आ पाएगा क्योंकि मजदूरों की हड़ताल चल रही है। वह गहने, कपड़े और रुपए भिजवा देता है। साथ ही कहता है कि उसे वर वधू के चित्र अवश्य भिजवाएं। विवाह के पश्चात सभी चित्र भेज दिए जाते हैं। इसी साल अज्जू को बहुत सारे सर्टिफिकेट और छात्रवृत्ति मिलती है। इसके बदले में जब पत्र आता है अज्जू के लिए, उसमें कीमती कैमरा, गर्म सूट का कपड़ा और सुंदर घड़ी आती है। पिता यह भी लिखता है कि उसे पत्नी की और बच्चों की बहुत याद आ रही है, मगर वह आ नहीं पाता है। बहुत सारे वायदे करता है, लेकिन कभी न कभी कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार की अड़चन, अवरोध आने के कारण उसका आना स्थगित होता रहा। अर्थात इतने लंबे समय होने पर भी वह आ नहीं सका। पांवों पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा अबाध गति से। अर्थात पिता के बीमार होने की खबर, फिर अस्पताल में भर्ती होना, फिर उनका स्वास्थ्य ठीक होना, अज्जू की पढ़ाई और तनु के विवाह तक का एक बहुत लंबा समय केवल पत्र जाना और पत्र आना, इसी में बीत गया। इसलिए कहा कि पांवों पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा अबाध गति से। बच्चों ने अब लिखा कि अगर आप नहीं आ सकते तो हम आ जाएं, लेकिन पिता ने मना कर दिया कि जब तक पढ़ाई पूरी ना हो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। इस प्रकार समय निकलते हुए अज्जू की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब वह सोचता है क्यों ना मैं जाकर पिता को एक सरप्राइज गिफ्ट दूं, उन्हें चौंका दूं, ताकि वे खुश हो जाएं देख करके कि उनका बेटा कितना बड़ा हो गया। यह सोचकर वह नैरोबी अफ्रीका जाने की तैयारी कर लेता है और जो पत्र उनके पास आते थे, उन पत्रों में जो पता लिखा होता है, दिल्ली से रवाना होकर वहां पहुंच जाता है। अज्जू सीधा उस पते पर पहुंचता है जो पत्र में लिखा हुआ था। वहां ताला लगा देखकर पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि एक वृद्ध भारतीय वहां रहते हैं और वह किसी से मिलते नहीं हैं और रात को आते हैं। वह बाहर लगी बेंच पर बैठ जाता है। रात में एक वृद्ध व्यक्ति ताला खोलने लगते हैं आकर, तो देखते हैं कि एक युवक बेंच पर बैठा ऊँघ रहा है, यानी झपकियां ले रहा है। वे उससे उसका नाम, धाम, धाम यानी रहने का स्थान पूछते हैं, तो वे उसे पहचान जाते हैं। उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं, गले लगाते हैं और बड़े स्वागत करके अंदर ले जाते हैं। उसे भोजन करवाते हैं और भोजन करवाने के बाद वे उसे अपने कमरे में लेकर के जाते हैं, जहाँ एक तस्वीर लगी हुई होती है। कमरे में लगी तस्वीर की तरफ संकेत करके वे उससे पूछते हैं, तो वह बताता है कि यह चित्र मेरा ही है। और फिर वे उससे कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। फिर वे उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का बहुत ही घनिष्ठ मित्र हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया, मुझे काम सिखाया और हम दोनों ने आपस में मिलकर के यह काम शुरू किया। आज यह नैरोबी की सबसे बड़ी फर्म है। वे परिवार आदि के बारे में पूछते हैं। अज्जू कहता है कि सब कुछ ठीक है। तब वे उसे कहते हैं कि हाँ पुत्र, मैं यही चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे, तुम अच्छी उन्नति और प्रगति करो। मैं यही चाहता था। आज शायद मेरा प्रण पूरा हो रहा है। वे वृद्ध अज्जू को बताते हैं कि बेटा, तिनकों के सहारे हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर हम किनारे पर आ लगते हैं।
तिनके का तात्पर्य यहाँ माता पिता से और साए का मतलब उनकी यादों से है। वे कहते हैं कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसे तंतुओं, ऐसे धागों, ऐसे ही सहारों पर टिका हुआ होता है। यदि ये धागे टूट जाएं, तो मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुलों की तरह समाप्त हो सकता है। वे अज्जू को समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि आज से 10-15 साल पहले तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाती, तो उनके द्वारा छोड़ा गया पैसा वैसे ही समाप्त हो जाता जैसे रेत पर गिरे हुए पानी का कहीं कोई निशान नहीं बचता। हे पुत्र, तुम अनाथ हो जाते, तुम्हारी माँ रोगी होकर घुल घुल कर मर जाती और तुम इतने समर्थ नहीं बन पाते, तुम हताशा और निराशा में डूब जाते। वे वृद्ध अज्जू से बोले, हम दुर्बल एवं असहाय होते हुए भी ईश्वर पर विश्वास रखकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। हे पुत्र, तुम्हारे पिता तो 15-20 वर्ष पहले तभी गुजर गए थे, मगर मैं उनके हिस्से के पैसे तुम्हें भेजकर तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार करता रहा। मैं जानता था कि एक न एक दिन तुम यहाँ अवश्य आओगे। अब तुम समर्थ हो गए हो, इसलिए इस कारोबार को संभालो और इसमें हाथ बटाओ। मैंने अपने मित्र को जो वचन दिया था, आज वो वचन पूरा हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इस मित्र ने मित्रता की एक नई मिसाल पेश करी, एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। धन्यवाद।